अच्छा देखें, आज हमारी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की 5वीं वीडियो है और आज स्पेशली हम जो है डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया को। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया को आज हम डिस्कस करेंगे और जो है जिसको नहीं पता तो उसको मैं बता दूं कि हमारी ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियोस देखें, ठीक है, तो फिर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि मैं कौन सा कंट्री कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो देखना आपके लिए जरूरी है। ज्योग्राफी से आपको कंट्री का अंदाजा हो जाता है कि कौन सा कंट्री जो है किस कॉन्टिनेंट में है और कहाँ पे सर पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये है हमारे पास सऊदी अरेबिया, जो कि अरेबियन पेनिनसुला पे सबसे बड़ा कंट्री है। और इसके ना जो है सऊदी अरेबिया के कुछ रीजन थे। इसकी हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप ये रीजन याद रख लें। ठीक है, ये तकरीबन जब ऑटोमन एम्पायर जो है उन्होंने ये रीजन जो है फतह किया ममलूकियों से। ठीक है, तो वहां पर कुछ इस तरह के ये रीजन बने हुए थे कि ये जो रीजन था ना, ये साहिली रीजन, ये रेड सी के करीब, ये सारा रीजन कहलाता था हिजाज। ठीक है, ये रीजन जो है ये कहलाता था हिजाज। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, हिजाज। ठीक है, और ये सेंटर में ये जो रीजन था, ये सारा रीजन यहाँ से लेकर फिर जो है ये वाला, ये था नजद। ठीक है, हिजाज, और ये था हमारे पास नजद। ठीक है, और ये ऊपर वाला एरिया, ये सारे का सारा जो था ये हमारे पास कहलाता था हाइल। ठीक है, ये है हाइल रीजन, और ये वाला सारा जो एरिया है ये हमारे पास कहलाता है, ये यहाँ तक ऐसे कर लो। ठीक है, ये कहलाता है अल हिसार। ठीक है, अल हिसार रीजन। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे, और ये वाला रीजन जो है ये खास तौर पर जो है यमन के ऊपर वाला ये रीजन, इस रीजन को हम बोलते थे उस वक्त जो है अल असीर। ठीक है, असीर रीजन था ये। क्लियर, और ये सऊदी अरेबिया जो कंट्री है इसके रीजन है। ठीक है, इन रीजन्स को आपने याद रखना है, इसी से जो है हम आगे स्टोरी अपनी चलाते हैं। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर आपको इस हिजाज में जो है आपको मक्का मिलेगा। ठीक है, और मक्का के नॉर्थ में ऊपर यहाँ पर आपको मदीना मिलेगा। ठीक है, मक्का के साउथ में आपको यहाँ पर सिटी मिलेगा तैफ। ठीक है, और आपको जो है मदीना जो है मक्का के ऐसे नॉर्थ में आपको मिलेगा ऊपर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये है मक्का और ये ऊपर जो है दैट इज मदीना, मदीना सिटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो होता क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है आपको पता है कि मक्का से हिजरत करके आप जो है मदीना चले गए थे और वहां पर मदीना की रियासत आपने कायम की। ठीक है, तो 632 जो है एडी के बाद जब खिलाफत कायम हुई, यानी खलीफा जो है खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और उसके बाद हजरत उमर आए, तो खिलाफत जो है ये फैलना स्टार्ट हुई, इस्लाम फैलना स्टार्ट हुआ और 30 साल ये खिलाफत रही। इसमें लास्ट जो हमारे पास कैलिफ थे हमारे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, तो उन्होंने जो है ये 30 साल तक यही कैपिटल रहा मदीना। इसके बाद जो है ये कैपिटल शिफ्ट हुआ, आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे इराक में। तो इराक में जो है ये कूफा, जो कि यूफ्रेट रिवर के किनारे पर है, यहाँ पर जो है कूफा में कैपिटल शिफ्ट हुआ हजरत अली के दौर में। और ये क्यों शिफ्ट किया गया, इसकी फिर वजूहात है कि यहाँ पर सीरिया में जो है, ऊपर देखें इराक के ऊपर, यहाँ पर सीरिया आपको मिलेगा शाम, यहाँ पर दमिश्क में जो है हजरत अमीर माविया थे गवर्नर, तो उनके खिलाफ जंगें भी हुई। वो आपको इस्लामिक हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, कवर होंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से कुछ जो है ताकि यहाँ पर जंग वगैरह ना हो मुकद्दस मकामात के करीब, तो इस वजह से हजरत अली ने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था अपना कैपिटल। तो हजरत अली के बाद फिर जो है ये इस एरिया का सारा कंट्रोल जो है वो चला जाता है हजरत अमीर माविया के पास। ठीक है, तो हजरत अमीर माविया जो है वो फिर कैपिटल बनाते हैं। ये यहाँ से फिर स्टार्ट होती है उमैयद डायनेस्टी। तो उमैयद डायनेस्टी आप देखें कि 632 से 30 साल अगर आगे करें तो ये हमारे पास बनता है तकरीबन 664, ऐसे ही है।
तो 664 से फिर 751 तक ये फिर डायनेस्टी रहती है उमैयद डायनेस्टी, ठीक है, उमैया या उमैयद डायनेस्टी। तो ये आपने याद रखना है। तो उमैयद डायनेस्टी रही और 751 में फिर जो है अब्बासी जो है बनु अब्बास जो है वो उभरते हैं और इसकी उमैयद डायनेस्टी को ख़त्म करते हैं और बनु अब्बास जो है फिर अपना कैपिटल वो यहाँ पे इराक में ले आते हैं और यहाँ पर कूफा की बजाय वो अपना एक नया सिटी जो है, पहले कूफा रहता है कुछ अरसा, उसके बाद जो है वो नया सिटी 762 में, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है, तो उन्होंने जो है यहाँ पर टाइग्रिस रिवर के किनारे पर दमिश्क सॉरी जो है बगदाद को आबाद किया और बगदाद को जो है दुनिया का मरकज बनाया। यहाँ पे हाउस ऑफ विजडम बना, बैतुल हिकमा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। तो फिर 751 से लेकर 1258 तक ये फिर जो है अब्बासिड कैलिफेट जो है या अब्बासिड डायनेस्टी जो है ये चली, अब्बासिड डायनेस्टी चली और जो है अब्बासियों के आखिरी जो खलीफा थे, क्या नाम था उनका, मुस्तसिम बिल्ला, तो उसको हलाकू खान ने फिर जो है कत्ल कर दिया और बगदाद की जो डायनेस्टी है उसको ख़त्म किया। इसके बाद जो है आप अगर देखेंगे तो ममलूकियों से फिर यहाँ पर जो कंट्रोल था वो तकरीबन ऑलमोस्ट कबाइल जो थे वो ही कंट्रोल करते थे जब ये अब्बासी की खिलाफत ख़त्म हुई। तो इसके बाद ममलूकी आए, तो ममलूकियों से जो है यहाँ से असर स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, आप गौर से सुनना। तो ममलूकियों से जो है फिर 1516 और 17 से 1516 और 17 में जो है ऑटोमन एम्पायर, आपको पता है उस वक्त पावर में था, तो ऑटोमन एम्पायर ने जो है इनसे क्या किया, ये सारा एरिया जो है ये फतह कर लिया, छीन लिया ममलूकियों से, ममलूक एम्पायर से, ठीक है। तो ये सारा कुछ फिर जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ गया और उस वक्त जो रूलर थे ऑटोमन एम्पायर के दैट वाज सुल्तान सलीम, ठीक है। तो सुल्तान सलीम अव्वल या सुल्तान सलीम वन जो थे वो रूलर थे, इन्होंने अपने आप को फिर मुसलमानों का खलीफा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये मुसलमानों के खलीफा डिक्लेयर हुए और इसके बाद जो है यहाँ पर जो हिजाज मुकद्दस ये वाला जो रीजन है ये इन्होंने फतह करके ये हवाले कर दिया हाशमियों के, ठीक है। ये ऑटोमन एम्पायर ने हिजाज किसके हवाले कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हिजाज इन्होंने हवाले कर दिया हाशमियों के, ठीक है। हाशमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ख़ानदान से माना जाता है कि वो उनसे थे। तो हाशमी जो है, हाशमी जो है ये डायनेस्टी या ऐसे समझ लें हाशमियों का कंट्रोल जो है वो हिजाज की तरफ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ऑटोमन एम्पायर ने फिर जो है ये हाइल को फतह करके, अलहिसार को फतह करके जो है ये सारा रीजन भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये सारा रीजन जो है, लेकिन ये नजद जो है यहाँ पर छोटे मोटे कबीले रहते थे, यहाँ पर इनका कोई खास कंट्रोल नहीं था, ना ही इन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है। तो अलहिसार, हाइल और असीर रीजन जो है ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा, ये सेंटर में था और जो है आपको पता है ये सारा डेजर्ट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, ठीक है, इसको, इस रीजन को। और यहाँ पर कबीले आबाद थे, उनमें एक फेमस कबीला जो उभर के आता है दैट इज अल सऊद फैमिली, ठीक है। तो सऊद फैमिली जो है वो यहाँ से उभरती है और यहाँ पर किसकी हुक्मरानी थी हिजाज पे, ये थे हाशमी, ठीक है। और यहाँ पर जो हुक्मरान था हाशमी उसको हम शरीफ ऑफ मक्का बोलते हैं, शरीफ ऑफ मक्का कहा जाता है, शरीफ ऑफ मक्का, ठीक है, उसको बोला जाता था। तो शरीफ ऑफ मक्का थे यहाँ पे और ये जो है ऑटोमन एम्पायर के क्या थे, उन्हीं के अंडर काम करते थे और उन्हीं के मुखलिस थे, ठीक है। तो फिर इन्होंने ही आगे चल के मैं बताऊंगा, इन्होंने ही फिर जो है उस्मानियों को धोखा दिया था और उनके खिलाफ बगावत की थी, किसके कहने पे, वर्ल्ड वार 1 में यूके के कहने पे, ठीक है। तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे है हाशमियों की हुकूमत और यहाँ पे एक कबीला उभरता है, ये कब की बात है जी, 1746 में। यहाँ से एक कबीले का सरदार है जिसका नाम है मोहम्मद अल सऊद, मोहम्मद इब्न सऊद, ठीक है, मोहम्मद इब्न सऊद नाम याद रख रहे हैं। मोहम्मद इब्न सऊद जो है वो यहाँ से उभरते हैं और ये सारा एरिया जो है वो फतह करते हैं, अलहिसार, हाइल, अल असीर और हिजाज। यहाँ पर वो अपनी डायनेस्टी कायम करते हैं नजद के अंदर और इस डायनेस्टी का नाम है, ये पहली डायनेस्टी है जो यहाँ पर कायम होती है इन अरबों की तरफ से।
अरबों की तरफ से ये पहली जो है डायनेस्टी है यहाँ पर इस रीजन में, और इसका नाम है एमिरेट ऑफ दरिया, एमिरेट ऑफ दरिया। तो एमिरेट ऑफ दरिया इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर नजद में जहाँ पर मौजूदा अब रियाज है जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, इसी रियाज सिटी के करीब जगह का नाम था दरिया। तो यहाँ पे एक कबीला रहता था और वहां से जो है इन्होंने निकल के ये सारा अरेबिया लैंड जो है ये फतह की। हिजाज भी इनके कंट्रोल में आ गया, हिजाज इनके कंट्रोल में आ गया ये तकरीबन। फिर आप देखें जब हिजाज इनके कंट्रोल में आ गया तो ऑटोमन एम्पायर जो था यहाँ पर ऊपर तुर्की में, आप देखें ये सीरिया, ईरान, ये ऊपर ईरान, ये इराक और सीरिया से बॉर्डर शेयर करता हुआ यहाँ पर ये सारा ऐसे तुर्की है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंट्रोल करते थे इनको, इस रीजन को। यहाँ पे है इजिप्ट, ये सिनाई पेनिनसुला, और ये जो है ये सारा रीजन जो है ये भी तुर्कियों के कंट्रोल में आता था। क्लियर? अब ये सिनाई पेनिनसुला और ये सारा इजिप्ट का ही पार्ट था। तो अब तुर्कियों ने क्या किया? तुर्कियों ने यानी ऑटोमन एम्पायर ने जो है इजिप्ट के गवर्नर को हुक्म दिया कि आप ये वाला जो पोर्शन है ये सारा जो है आप लोग वापस हमारे कंट्रोल में लाओ। तो अब ऑटोमन एम्पायर अपने कंट्रोल जो है दोबारा हासिल करना चाह रहा था। तो इस वजह से यहाँ से फिर यहाँ के जो गवर्नर थे उसने अपने बेटे को भेजा जिसका नाम था अली इब्राहिम पाशा। तो अली इब्राहिम पाशा जब आता है तो वो फिर इनको मार भगाता है, ये जो था मोहम्मद इब्न सऊद, ठीक है। और इनको जो है यहाँ से मार भगाते हैं और तकरीबन ये जो है 1812 के अंदर, 1812 के अंदर ये अपना कंट्रोल जो है दोबारा रीगेन करती है ऑटोमन एम्पायर। और इब्राहिम पाशा जो है वो यहाँ पर जो उस वक्त जो है ये तो चले गए थे, इनके बाद जो आए थे उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न सऊद, ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्न सऊद जो लीडर थे 1812 में, उनको फिर कत्ल कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है किनकी जानिब से? अली इब्राहिम पाशा की जानिब से। और फिर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न सऊद के जो बेटे थे वो यहाँ से उभरते हैं 1823 में, 1823 में, यानी 1812 में इनका जो है ये कंट्रोल खत्म कर दिया जाता है। किनका बना? ये सऊद फैमिली का। सऊद फैमिली को यानी ऐसे समझ लें कि यहाँ से जो है मार भगाया जाता है और कुछ ही लोग जो हैं वो रह जाते हैं यहाँ पर इनके नजद के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से फिर उन्हीं बचने वालों में से 1823 में फिर एक जो है जवान उठता है जिसका नाम है तुर्की बिन अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला इब्न सऊद को जो है ये फांसी दे दी जाती है यहाँ पर। और फिर इसी के बेटे तुर्की बिन अब्दुल्ला जो है ये उभर के आते हैं 1823 में। 1823 में फिर जो है ये अपना कंट्रोल यहाँ पर जो है दोबारा वापस लाते हैं और फिर ये जो है 1891 तक जो है ये फिर अपना कंट्रोल रखते हैं। अब जब ये दोबारा अपना कंट्रोल नजद के ऊपर हासिल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कंट्रोल अभी नहीं ले पाए, ठीक है। ये 1891 तक जो रहता है वो नजद तक ही रहता है। तो नजद तक जब ये रहते हैं तो ये जो हायल में यहाँ पर जो एक सल्तनत कायम थी ये रशीदी सल्तनत थी, ठीक है। तो अल रशीदी जो थे वो अब इनके दुश्मन बन चुके थे नजद वालों के, मतलब तुर्की बिन अब्दुल्ला ने जो कायम की थी यहाँ पर अपनी डायनेस्टी। तो अब ये जो डायनेस्टी थी इसका ये दूसरी सल्तनत थी, दोबारा कायम की। पहली सल्तनत का नाम क्या था? एमिरेट ऑफ दरिया। और दूसरी जो सल्तनत इसने कायम की इसका नाम इसने रखा जी एमिरेट ऑफ, ये सल्तनत नहीं है, ऐसे समझ लें कि ये एक छोटी सी मतलब एक रीजन ही था, सल्तनत तो ना कहें। एमिरेट ऑफ इसको क्या बोला जाता है? नजद, ठीक है, एमिरेट ऑफ नजद। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हायल के अंदर कौन थे? हायल के अंदर थे हमारे पास रशीदी। तो रशीदियों ने फिर इनको क्या किया? शिकस्त दी 1891 में, और रशीदियों ने ये सारा रीजन जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। या अलिसार, नजद और ये सारा जो है कंट्रोल में आ गया रशीदियों के। और जितने भी ये लोग बचे थे, मतलब इस फैमिली के, अल सऊद फैमिली के जितने भी लोग बचे थे, इनको जिला वतन कर दिया गया कुवैत में, ठीक है। इनको जिला वतन कर दिया गया कुवैत में। और यहाँ पर कुवैत में जिला वतन, यहाँ से असल स्टोरी जो है वो शुरू होती है, ठीक है। तो कुवैत में जिला वतन होने वालों में से, यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ, कुवैत में जिला वतन होने वालों में से जो है एक नाम आपको मिलेगा अब्दुर्रहमान इब्न सऊद, ठीक है। अब्दुर्रहमान इब्न सऊद जो है ये नाम आपको मिलेगा, जो कुवैत की तरफ जिला वतन हुए थे।
उनमें आपको नाम क्या मिलेगा, अब्दुर्रहमान। ठीक है, तो अब्दुर्रहमान जो है ये, इनको बड़ा दुख था कि हमें जो है अपने ही वतन से निकाल दिया गया है। तो इनके साथ एक इनका बेटा था, तो 13-14 साल का, उनका नाम था अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। ठीक है, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद जो था, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। ठीक है, तो अब्दुल अजीज इब्ने सऊद अब्दुर्रहमान का बेटा था, जो कि जिला वतन होने वालों में शामिल था। ठीक है, और ये कुछ साल वहां पर रहे। ये 1891 की बात है। 1891 के बाद 10 साल के बाद ये वापस आता है अब्दुल अजीज। ठीक है, तकरीबन 1902 में आके 11वें साल, ठीक है, जिला वतनी के 11वें साल ये जो है ये वापस आता है। और यहाँ पर जो इनका कंट्रोल था रशीदियों का, वहां का नजद में एक गवर्नर था, 30-34 बंदों के साथ इसने आके रशीदियों से वो किला जो है, जो नजद में दरिया के मकाम, या जो मौजूदा जो हमारे पास रियाज है, वहां पर एक किला था, वो 30-34 बंदों के साथ इसने आके फतह कर लिया। ठीक है, क्या नाम था, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। तो अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, जिसको जो है मॉडर्न सऊदीया का बानी भी माना जाता है, इन्होंने जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन्हीं के हिस्से में आता है इसको यूनाइट करना। ठीक है, ये आगे चल के मैं अभी बताऊंगा। तो अब्दुल अजीज इब्ने सऊद अब 1902 में यहां पर दोबारा आते हैं। 1902 में क्या करते हैं, दोबारा आते हैं और अपना जो है रियाज के मकाम पर अपना कंट्रोल दोबारा क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पावर बढ़ती जाती है और ये नजद पूरे का पूरा जो है इनके अंडर आ जाता है। ठीक है, फिर इसी दौरान इनके जो है बेटे पैदा हुए, जो कि तीसरे नंबर पे थे, जिनका बहुत बड़ा रोल है सऊदी किंगडम बनाने में। और बहुत फेमस जो थे इनके बेटे, आपने नाम सुना होगा शाह फैसल का। ठीक है, किंग फैसल, किंग फैसल। ठीक है, किंग फैसल जो थे, और अब्दुल वहाब जो थे वो इनके नाना थे, जहां से वहाबी जो है ये निकल के आते हैं, आपको पता है। तो ये एक रिलीजियस फैमिली से भी, यानी इनका ननिहाल जो है ये रिलीजियस फैमिली, और ये जो थे ये सियासत को ये कंट्रोल करते थे नजद में, और जो है रूहानियत के लिहाज से जो है इनके नाना अब्दुल वहाब वगैरह जो है ये इस चीज़ को कंट्रोल करते थे। तो दोनों मिलके जो है, तो दोनों तरफ से आवाम की सपोर्ट भी हासिल हुई इनको, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने फिर नजद में अपनी एक सल्तनत कायम की। ठीक है, नजद के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अल हिसार को जो है फतह कर लिया, फिर अल हसीर को, अल असीर। अच्छा, ये तकरीबन बात है तकरीबन कोई जब हजरत कह रहा था, सॉरी ये किंग फैसल जो है ये तकरीबन उस वक्त इसकी एज थी 20 साल, 18-20 साल। तो तभी इसने, इसके बाप ने इसको भेजा था असीर फतह करने के लिए। असीर में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास जो है जंगें नहीं चली थी इनके साथ, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था ये एरियाज़, क्योंकि आप यहीं पे जब आओगे तो इधर से आप डायरेक्ट हमला कर सकते हो और यहाँ पे हिजाज का कंट्रोल लिया जा सकता था, क्योंकि ऊपर आप देखें तो हायल में रशीदी थे। ठीक है, तो वो भी इनसे, ये दुश्मन से चारों तरफ घिरे हुए थे, रशीदी, ऑटोमन एम्पायर, और यहाँ पर जो है ऑटोमन एम्पायर ये भी था, यानी हिजाज में जो हाशमी थे वो भी ऑटोमन एम्पायर के वफादार थे। ठीक है, और फिर जो है असीर को फतह करने के लिए किसने, अब्दुल अजीज ने किंग फैसल को भेजा। ये तकरीबन 18-20 साल की एज में इन्होंने ये फतह किया। ठीक है, और जो है इसको जो है अपने साथ शामिल कर लिया। फिर अल हिसार को पहले फतह कर चुके थे, अब ये सारा रीजन जो है ये इनके अंडर आ गया, और यहाँ के वाहिद रूलर अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। ठीक है, तो किंग अब्दुल अजीज जो है वो यहाँ के रूलर थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया इन रशीदियों को सबक सिखाने का, क्योंकि इन्होंने ही इनको जिला वतन किया था। फिर यहाँ पर जो है एक और भी वजह थी इनके साथ जंग करने की, कि अगर ये लोग यहाँ से इनके साथ हाथ मिला लेते हैं, इनका असल मकसद था हिजाज पे कब्जा करना। ठीक है, हिजाज पे अगर ये कब्जा कर लेते थे तो फिर आपको पता है कि ये मुकद्दस मकामात हैं यहाँ पे मुसलमानों की, जो है फिर ये कंप्लीट मुसलमानों के जो है रहनुमा भी तस्वुर किए जा सकते थे, और यहाँ से जो है लोग हज करने आते थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह और ये चीज़ें इनको अमीर भी कर सकती थी। तो इस वजह से इनका मकसद जो था वो हिजाज पे कब्जा करना था। ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि अगर ये जो लोग हैं हायल में रशीदी, ये अगर हाथ मिला लेते हैं इनके साथ, तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा हिजाज पे कब्जा करना। ठीक है, तो इन्होंने पहले रशीदियों को सबक सिखाया और ये वाला रीजन इनको शिकस्त देकर ये भी अपने साथ मिला लिया। तो ये सारे का सारा इलाका जो है अब
इनके वाहिद रूलर हैं अब्दुल अजीज इब्न सऊद, ठीक है, अब्दुल अजीज इब्न सऊद। और ये जो है वो दौर है वर्ल्ड वार वन का, जब 1914 से लेकर 1918 या 1919 तक जो है वर्ल्ड वार वन चलती है, ठीक है। तो ये उस दौर की बात है। तो आपको पता है ऑटोमन एम्पायर जो है ये दम तोड़ चुका था, और इस वजह से इनके लिए ये फायदा था कि इजिली इस रीजन पे ये कंट्रोल हासिल कर पाए। तो ऑटोमन एम्पायर जो है वर्ल्ड वार वन के बाद जो है दम तोड़ गया, और उसने अपना जो है टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। और यूके ने क्या किया वर्ल्ड वार वन में, यूके ने यहाँ पर हिजाज में ना, ये आपको पता है यूके जो था ये बड़े चालाक लोग होते थे, ठीक है, ये अंग्रेज। ये क्या करते, इनको पता था कि ऑटोमन एम्पायर से अगर हिजाज अलग कर दिया जाए तो ऑटोमन एम्पायर को फिर मुसलमानों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर ऐसे ऑटोमन एम्पायर के साथ ये लड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि यहां पर हमला हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, यूके ने क्या किया, यूके ने इसी वर्ल्ड वार वन के दौरान लॉरेंस ऑफ अरेबिया को यहां अरेबिया में भेजा, हिजाज में भेजा, ठीक है। यहां कहानी इंटरेस्टिंग है, सुनना जरा। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का जो असल नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था इसका नाम, ठीक है, लिख लो, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, ठीक है। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस साहब जो थे ये क्या करते हैं, ये हिजाज में आते हैं, ठीक है। और यहां पर जो हाशमी जो थे लोग, उसको ये कहता है कि तुम लोग जो है, तुम लोग अरबी हो और अरबियों के ऊपर अजमी जो है हुकूमत कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। आप लोग अपना खुद जो है किंगडम बनाओ, यहाँ पे हम आपको सपोर्ट करेंगे, असला भी देंगे, आप लोग तुर्कियों के साथ लड़ो। तो यहाँ पर फिर ये बगावत कर देती हैं तुर्कियों के साथ, ठीक है, और वहां के गवर्नर के साथ जो है जंग छेड़ लेती हैं। तो फिर तुर्की जो है वो इस एरिया में मुकद्दस मकामात हैं, तो यहाँ पर जंग नहीं चाहते थे, तो इस वजह से जो है, लेकिन वो फिर भी गवर्नर जो है वो लड़ता रहा। एट द एंड जो है जंगी कैदी बना के उसको वापस भेज दिया जाता है, और वो यहाँ से ये जगह खाली हो जाती है। तो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से ये जगह चली जाती है वर्ल्ड वार वन में। और थॉमस और एडवर्ड लॉरेंस जो है, इसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया बोला जाता है, ये फिर वर्ल्ड वार वन के बाद दोबारा जो है यहाँ पर यूरोप है, तो ये निकल के फिर यूरोप में यूके में वापस चला जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के साथ गद्दारी की और अपना जो है यहाँ पर असर बनाना चाहा। तो हिजाज में जो है फिर फिर क्या किया, जब यहाँ पर इनका कंट्रोल आ गया कंप्लीटली, यहाँ से तुर्की निकल गए, तो फिर तुर्की की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े भी हो गए वर्ल्ड वार वन में। तो ये जॉर्डन और इराक वाला, ये देखो जॉर्डन और इराक, तो अब ये जो थे ना हाशमी, इनको कंप्लीटली यूके ने ये जॉर्डन और इराक इनके हवाले कर दिया। तो अब गौर से देखो, इनकी हुकूमत जो है ये थोड़ी फैल गई, यहाँ पर ये बड़ी हो गई, और ये वाला रीजन जो है ये अब कंट्रोल में है किसके, अब्दुल अजीज इब्न सऊद के। अब्दुल अजीज इब्न सऊद इस रीजन में है, और यहाँ पर है हाशमी, ठीक है, इस रीजन में। तो फिर क्या होता है कि इसको पता था, अब्दुल अजीज इब्न सऊद को पता था कि अगर हम इनके साथ जंग छेड़ते हैं तो ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि इनको सपोर्ट की थी वर्ल्ड वार वन में जो है यूके ने, तो हम इनके साथ अगर जंग छेड़ेंगे तो यूके हो सकता है दोबारा इसकी सपोर्ट के लिए आ जाए, और जो है हमारे खिलाफ वो भी जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस वजह से जो है यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक मूव लिया अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने। इसने अपने यंगेस्ट, बिल्कुल जो है यंग बेटे थे, क्या नाम है इनका, किंग फैसल, ठीक है। तो किंग फैसल को जो है ये भेजते हैं यूके, बहुत यंग थे उस वक्त, ये एरिया सारा फतह करने से भी पहले ये बात है मेरे ख्याल से, तो उस वक्त ये भेजते हैं। तो ये जाके कहते हैं यूके के अंदर, ठीक है, कि आप लोग जो है हमारे पास क्या नाम है, जब हम इनके साथ हाशमियों के साथ जंग करेंगे, यूके को जाके कहते हैं कि हम जब इनके साथ जंग करेंगे तो आप या तो हमारी साइड ले लो, या फिर आपने जो है क्या करना है कि न्यूट्रल रहना है, ना उनकी साइड लेनी है ना उनकी साइड लेनी है। तो वहां पर तारीख में ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि ये सक्सेसफुल टास्क रही या नहीं रही, लेकिन इसका इतना फायदा हुआ कि यूके जो है वो न्यूट्रल रहता है और वो इनकी सपोर्ट के लिए नहीं आता, ठीक है। फिर 1925 में अच्छा, वो जब वापस आता है तो फिर ये सारा एरिया जो है ये फतह कर लिया जाता है, और तकरीबन 1924 के एंड में और 1925 में फिर जो है ये यहाँ से निकलते हैं अपनी फौजें लेकर, क्या नाम है, अब्दुल अजीज इब्न सऊद, और वो यहाँ से घुसते हैं। ऐसे पहले ताइफ को फतह करते हैं, फिर यहाँ पर जो है ऊपर जो है यहाँ से फिर ये निकल के भाग जाता है, क्या नाम है,
उस वक्त हुसैन इब्ने अली शरीफ ऑफ मक्का थे, हुसैन इब्ने अली याद रख लें। तो शरीफ ऑफ मक्का थे, वो अपने बेटों को छोड़कर यहाँ पर जॉर्डन में भाग जाते हैं, ठीक है, जॉर्डन इराक की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी हुकूमत थी, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन में वाहिद हाशमी हुकूमत जो है वो जॉर्डन में ही है, ये उन्हीं की नस्ल चलती आ रही है जो यहाँ से भाग के इधर आ गए थे। इराक में तो फिर जो है ये 1953 में शायद जो है ये दोबारा इनकी हुकूमत खत्म हो गई थी, क्लियर, हाशमियों की। तो यहाँ पर जॉर्डन में अभी भी कायम है इनकी हुकूमत। तो यहाँ पर ये अपने बेटों को छोड़ के आ गया था, भाग गया था, और बेटे जो है इनके कंट्रोल करते रहे मक्का को। तो एट द एंड फाइनली पीसफुली मक्का हवाले कर दिया जाता है इनके, किनके भला, ये अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मदीना भी इनके कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सारा एरिया जो है फिर कंट्रोल में आ जाता है। अब ये पूरे की पूरी लैंड जो है सऊदी अरेबिया की, ये अब कंट्रोल में आ जाती है 1925 में अल सऊद फैमिली के, ठीक है। 1925 में अल सऊद फैमिली कंट्रोल ले लेती है। तो ये अपना कैपिटल तो रियाज को ही रखते हैं। तो अब्दुल अजीज इब्ने सऊद रियाज में बैठ के कंट्रोल करते हैं, और हिजाज का जो गवर्नर है वो बना दिया जाता है किंग फैसल को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी और ये चीजें सीखी हुई थी, ठीक है। तो किंग फैसल जो है वो इसके गवर्नर बनते हैं। और इसके बाद 1925 से लेकर, याद रखना, 1925 से लेकर 1932 तक किंग अब्दुल अजीज ये अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि खलीफा डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि ये जो हाशमी थे ये भी अपने आप को, इन्होंने हुसैन इब्ने अली ने खलीफा डिक्लेयर किया था यूके की सपोर्ट के बाद। तो फिर ये इजिप्ट भी इसके खिलाफ हो गया कि अब ये कौन सा नया खलीफा आ गया, ठीक है, और दूसरे कुछ ममालिक भी इसके खिलाफ हो गए। तो अब इसको समझ आ गई थी अब्दुल अजीज को कि मैं अपने आप को खलीफा डिक्लेयर नहीं करूंगा, तो ये इसने अपने आप को किंग डिक्लेयर किया, ठीक है। तो अब ये किंग जो है दो किंगडम्स को जो है लीड कर रहा था, मतलब हुक्मरानी कर रहा था, एक किंगडम ऑफ नजद और दूसरा किंगडम ऑफ हिजाज। तो उस वक्त जो है 1925 से 32 तक ये साल जो है ये इस एरिया का नाम रहता है किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद, ठीक है, किंगडम ऑफ नजद एंड हिजाज। फिर 1932 में किंगडम ऑफ नजद एंड हिजाज से नेम चेंज करके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया रखा गया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो मॉडर्न आप जानते हैं वो 1932 में ही वजूद में आया, आपने इस बात को याद रखना है। और पहले जो किंग थे किंग अब्दुल अजीज थे, ठीक है। अब यहां से जो है मॉडर्न सऊदिया की हिस्ट्री शुरू होती है, और मॉडर्न सऊदिया को थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि ये जो हाशमी थे इन्होंने बगावत कब की, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ 1916 में। 1916 में यहां से ओटोमन एम्पायर को मार भगाया, वो यहां से गवर्नर जो है वो चला गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो 1916 में ओटोमन एम्पायर गया, और 1932 में ये किंग अब्दुल अजीज की सरबराही में यूनाइट हुआ और KSA का वजूद अमल में आया, ठीक है। तो अब ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो जानते हैं आप वो यही है। तो पहले बादशाह जो थे ये चलते हैं फिर 1953 तक, ठीक है, 1932 से 1953 तक किंग अब्दुल अजीज चलते हैं। किंग अब्दुल अजीज की डेथ के बाद इनके बेटे आते हैं किंग सऊद। 1953 से लेकर 1964 तक इनके बेटे आते हैं किंग, इनका नाम था किंग सऊद, ठीक है। तो किंग सऊद जो है इनका नाम था। इसके बाद इनकी डेथ के बाद 1964 से लेकर 1975 तक ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही वो तरक्की का दौर था इनका। और सबसे फेमस और सबसे लविंग पर्सन जो है वो हुक्मरानी करते हैं शाह फैसल। शाह फैसल जो है इनके बारे में कमीशन जो है ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक, किंग फैसल जो थे ये इनका इरा आप याद रख लें, 1975 में इन्हीं के भतीजे ने इनको गोली मार के जो है इनकी डेथ हो गई थी, इनको गोली मारी थी इनके भतीजे ने, ठीक है। तो किंग फैसल की डेथ हो गई थी 1975 में। अब इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने जो है आप देखें इन्हीं की डेथ के ऊपर फैसलाबाद का लैलपुर से नाम चेंज कर दिया गया। पहला नेम क्या था, लैलपुर, ठीक है, लैलपुर से नाम चेंज करके फैसलाबाद रखा गया इन्हीं की याद में, ठीक है, किंग फैसल की याद में फैसलाबाद। तो फैसलाबाद रखा गया। और फिर जो है फैसल मास्क जो हमारे पास है इस्लामाबाद में, तो फैसल मास्क जो है उसके पैसे जो हैं वो भी किंग फैसल ने दिए, ठीक है,
किंग फैसल ने दी। तो ये कुछ बातें आपने किंग फैसल के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और ये वो वाहिद किंग थे सऊदी अरेबिया के जो पाकिस्तान 2 दफा आए, 2 टाइम्स। पाकिस्तान कितनी दफा आए? 2 टाइम्स पाकिस्तान में आए हुए हैं। एक ये आए 1966 में, जंग खत्म होने के, इंडिया के खिलाफ जंग खत्म होने के 1 साल बाद इन्होंने जो है पाकिस्तान आए। और दूसरा ये मेरे ख्याल में 75 में आए थे। और ये जो है इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था जंग में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था 1965 की जंग में, ठीक है। तो ये जो है 66 या 67 में आप देख लेंगे, ये आए थे हमारे पास पाकिस्तानी, 2 दफा ही आए हुए किंग फैसल, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। अजीम लीडर गुजरे, अजीम बादशाह गुजरा है, ठीक है। तो किंग फैसल की मौत के बाद यहाँ पर 1975 से लेकर 1982 तक फिर जो है बादशाह बनते हैं खालिद, किंग खालिद। किंग खालिद के बाद 1982 से लेकर 1905 तक जो है किंग फहद आते हैं। और 1905 से लेकर 2005 से लेकर जो है 2015 तक कौन आते हैं जी, किसका रूल चलता है यहाँ पर? किंग अब्दुल्ला, ठीक है। तो किंग अब्दुल्ला 2015, और फिर 2015 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक 2025 तक जो है जो रूलर हैं, मौजूदा किंग हैं, किंग सलमान, ठीक है। मजे की बात, ये जितने भी हैं, किंग सलमान, किंग अब्दुल्ला, फहद, खालिद, किंग फैसल, ठीक है, किंग सऊद, ये सारे किंग अब्दुल अजीज के बेटे थे। ये सारे किंग अब्दुल अजीज के बेटे थे, मतलब भाइयों में हुक्मरानी चलती आ रही है। अब चूंकि भाई खत्म हो गए हैं तो किंग सलमान अब मौजूदा किंग हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया के। तो इन्होंने अपने बेटे में ये सारी पावर अपने बेटे को दी हुई है, और इनकी ख्वाहिश भी है नेक्स्ट किंग वही बने। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया का, दैट इज MBS, उसका नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान। नाम सुना होगा आपने, MBS, ये याद रखना है। तो UAE में आपको पता है जैद डायनेस्टी चलती है, मोहम्मद बिन जैद आपको पता है, MBZ हमने पढ़ा, और MBS जो है वो हमारे पास सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान को अब सारी पावर दी हुई है, ये प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, ठीक है, किंग सलमान का बेटा है। तो अब इनके जो बेटे हैं उनको भी थोड़ा एतराज है कि आपने हमारे जो बाप हैं उन्होंने हमें अपनी यानी औलाद में ट्रांसफर नहीं किया, आप अपनी औलाद में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? तो इसी वजह से रिसेंटली इसने, मोहम्मद बिन सलमान ने जो है इनको जो है बंद भी किया था एक जगह पे, इन सारे बेटों को, शहजादों को रूम में, और ये कहा गया था कि करप्शन के इल्ज़ाम में हमने इनको पकड़ा है। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है, लेकिन असल वजह यही थी कि वो अपना हक मांग रहे थे, वो चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन सलमान ही नेक्स्ट जो है ये किंग होंगे अपने बाप के बाद, किंग सलमान के बाद। और अब मोहम्मद बिन सलमान जो है ये सऊदीया को बहुत मॉडर्न करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनका विजन 2030 जो है इनका विजन, उसके बारे में थोड़ा सा देख लें आप। विजन 230 क्या है इनका? विजन 230 और 2030, विजन 2030 जो है इसके मुताबिक MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है किसको? सऊदी अरेबिया को। और सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट करनी है किसके ऊपर? टूरिज्म की तरफ, जो है सारी की नहीं लेकिन मोस्टली जो है वो टूरिज्म की तरफ ये अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। कैसे भला? ये इस रीजन में, ये हिजाज के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये तबूक है, तबूक डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर ये सिटी बनाने जा रहे हैं, न्योम सिटी, ठीक है। और ये रेड सी के किनारे पर है। आप, ये भी क्वेश्चन आता है, न्योम सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है? तबूक में, और जो है ये रेड सी के किनारे पर है। सिटी का नाम है न्योम सिटी, या फिर ऐसे ये लाइन के अंदर है तो इस वजह से इसको लाइन सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, न्योम सिटी या लाइन सिटी। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? तबूक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत दुनिया का मॉडर्न सिटी होगा, ये बहुत मॉडर्न सिटी बनाया जा रहा है हिजाज यानी तबूक के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये इसका विजन है। अब जैसे कोरोना आया था ना, तो इनके पैसे, मतलब ये जो आते थे वो सारे के सारे जो हुजाज करम जाते थे वीजा लगवा के, बहुत इन्होंने प्राइसेस हाई की हुई थी। तो कोरोना के दौरान जो है इनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा झटका लगा, तो ये इनको समझ में आया कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता है तो इस वजह से इसने ये सोचा कि अब
इकोनॉमी को थोड़ी टूरिज्म की तरफ भी बढ़ाया जाए। वैसे ऑयल के ऊपर भी इनकी इकोनॉमी चलती है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और ऑयल जो है सऊदी अरेबिया में डिस्कवर होता है 1938 में, ये बात भी आपने याद रखनी है, पहले भी बता चुका हूं वैसे मैं। ठीक है जी। तो न्योम सिटी बनाया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, ठीक है, और ये बातें आपने याद रखनी है, और कोई बात रह तो नहीं गई। तो ये चीज सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ हिस्ट्री और कुछ करंट अफेयर्स और कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है। होप्स हो कि हमारा ये सारा एरिया जो है ये अब कवर हो गया है। तो आपने जो है, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में ये वीडियो लेक्चर शेयर करें और इस फ्री प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आएँ। बहुत इंपॉर्टेंट पीपीएससी से रिलेटेड चीजें हम जो है यहाँ पर डालते हैं। और हमारी ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स अब चल रहा है, इसको भी इंशाल्लाह 1-2 वीक में जो है हम खत्म कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स को ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, वो फिर इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात वगैरह में जो है हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को डाउनलोड किए बगैर देखा करो, ताकि हमारे व्यूज़ जो हैं वो भी थोड़े बढ़ें और हमें भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो। डेफिनेटली इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।